ईश्वर की असीम अनुकंपा मैं इस समय देवभूमि बोले तो उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत रीजन है यार, मतलब क्या ही बयां कर सकता हूँ मैं, राइट? मैं नहीं बयां कर सकता, बट इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेस। डू विजिट इफ यू कैन। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हुए, आसपास जानकारी बटोरते हुए, लोगों से बात करते हुए पता चला कि भाई उत्तराखंड को बने हुए इस साल 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक उत्तराखंड के बारे में कुछ हल्की सी जानकारियां क्रोनोलॉजिकली, इनके पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में मैं तुमसे साझा करूं, और अपनी फेथफुल डायरी में कुछ लिख करके तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, बात को थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखो, ज्योग्राफी जानना जरूरी होता है किसी भी क्षेत्र की। ठीक है, आई एम नो जियोग्राफर, बट थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा इनकी ज्योग्राफी के बारे में। ये जो उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पे हिमालयाज की एक बेल्ट तो है ही, जिन्हें ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक्स कहते हैं। शिवालिक्स, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, जो लोअर हिमालय है उसे शिवालिक कहते हैं। तो यहाँ पर वो मौजूद है। शिवालिक मतलब होता है शिव जी के ट्रेसेस, बाल। तो उस तरह से इसको पिक्चराइज कर सकते हो तुम शायद। ठीक है, और इसके बाद ये जब हिमालयाज खत्म हो जाते हैं, ये बैंड्स में है, हॉरिजॉन्टल बैंड्स में है। जब हिमालयाज की बेल्ट खत्म होती है तो उसके नीचे सब मोन्टैन, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सब मोन्टैन रीजन्स आते हैं, जिनको बोला जा रहा है। पहले आता है हिमालय के ठीक बाद में एक बेल्ट आ रही है जिसे कह रहे हैं भाबर। राइट, भाबर में बताया जा रहा है कि पेबल्स और बोल्डर्स हैं। और जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया, नदियां यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाती हैं, पोरस जमीन होती है तो नीचे चली जाती है। और उसके बाद लग जाता है तराई का रीजन। तराई थोड़ा और प्लेन्स वाला रीजन है, ज्यादा उपजाऊ है, ऐसा करके समझ सकते हो यहाँ पर। तो ये हिमालय, भाबर और तराई, ऐसे तीन हॉरिजॉन्टल बैंड तुम्हें देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, और नेपाल में, और हिमाचल में, जम्मू में, जहां जहां हिमालय जा रहा है वहां कुछ इस तरह से तुम इमेजिन कर सकते हो थोड़ा सा। तो ये बहुत सारी नदियां हैं यार, बहुत सारी नदियां हैं। इसको मतलब उस दिशा में मैं खैर डिस्कशन को नहीं लेके जाऊंगा। मैं यहां पर बात शुरू करना चाहूंगा इनके इतिहास की। शुरुआत में लोगों को लगता था कि भाई इनकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। People thought that their history is not as old as at some other places in the subcontinent and the world. But gradually जब धीरे धीरे अब यहाँ पे थोड़ी सी और लोगों की समझ बढ़ रही है, तो ये समझ में आता आने लगा है कि यार इट हैज अ वंडरफुल पास्ट, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। यहाँ पर मुझे मौका मिला, एक अल्मोड़ा के पास एक जगह है जिसे कह रहे हैं लखुदियार, लखुडियार गुफाएं, लखुडियार केव्स या लखुडियार रॉक शेल्टर्स। ठीक है, ये स्टोन एज के टाइम के यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं हमें। यही नहीं, ये भारत में रॉक पेंटिंग्स का एक बड़ा उदाहरण के तौर पर भी अब किताबों में, एनसीईआरटी में मेंशन होने लगा है। मुझे भी मौका मिला, मैंने जाके देखा। तो ये रॉक शेल्टर्स हैं, है ना। और इन रॉक शेल्टर्स में जो पाषाण युग के लोग, स्पेशली मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम के जो लोग हुए, वो यहाँ पर आते थे शेल्टर लेने, घर बना करके रहते थे गुफाओं में। और यहाँ पर इन्होंने अपनी कलाकृतियां छोड़ी हैं भाई, पेंटिंग्स छोड़ी हैं। जैसे फॉक्स की पेंटिंग दिख जाएगी तुम्हें, लोग नाचते हुए नजर आएंगे, बच्चे, औरतें, आदमी, ये सब तुम्हें वहां पर इन पेंटिंग्स में नजर आएंगे। वेव्स बनी हुई हैं, डॉट्स बने हुए हैं। तो ये जो है भारतीय पाषाण युग का, स्टोन एज की पेंटिंग्स का भी एक बड़ा सेंटर है। छोटी छोटी स्ट्रीम्स बह रही हैं, उसी के पास अच्छे अच्छे पहाड़ों में थोड़ी गुफाएं, गुफाएं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शेल्टर्स जैसे हैं, जिनमें वो मौसम से बच सकते थे। तो स्टोन मैन, स्टोन विमेन यहाँ पर आकर के रहते थे। स्टोन एज के जो लोग होते थे वो यहाँ पर रहते थे। उसे कहते हैं लखुदियार
केव्स। तो एक तो उत्तराखंड के बारे में जब भी तुम्हें किसी की हिस्ट्री की शुरुआत करनी हो ना उत्तराखंड के बारे में, तो पहला पड़ाव जो हमें मिल रहा है ग्लोरियस, वो है लखुदियार केव्स का। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टोन एज के टाइम से यहां पर लोग मौजूद थे। फिर आगे जब तुम धीरे धीरे और बढ़ोगे अपनी क्रोनोलॉजी की किताब, क्रोनोलॉजी को लेके थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार एक कोल पीपल बताए जाते हैं। ये कौन है जानते हो? ये भी बड़े मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वन ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो तुम्हारे मुंडा, संथाल, हो ट्राइब्स हैं, ये सब कोल ग्रुप से निकल के आ रहे हैं। KOL, कोल, कोलेरियन कहते हैं इनको। ये लोग जानते हो कौन है? ये है बेटा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक मतलब ये वियतनाम, कंबोडिया, इस इलाके में रहने वाले लोग थे, जो करीब कुछ नहीं तो कम से कम 2500 BCE में भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर हुए ईस्टर्न साइड से। हमको मालूम है आर्यंस कहां से आए, उसकी तो बातें होती रहती हैं, लेकिन ये कोल पीपल, कोल, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोल रहे हैं, उसी कल्चर को बिलोंग करते थे, और ये वियतनाम, कंबोडिया से निकल के आए और इनका माइग्रेशन हुआ 3000 BCE, 2500 BCE की डेट तो मान ही सकते हो। ये लोग उपमहाद्वीप में घुसे और धीरे धीरे फैले हिमालय की साइड। अभी भी छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत अच्छी संख्या में मौजूद है, वो तो इनका एक बाकायदा गढ़ है। कोलेरियन पीपल इनको बोला जा रहा है, कोल, ठीक है। काफी ये जैसे मैं बताया ना ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, तो ट्राइबल कहीं ना कहीं पर है ये, ठीक है। तो ये कोलेरियन लोग जो हैं, ये उत्तराखंड में भी जाकर के बसे, इस इलाके में भी जाकर के बसे, ये यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। धीरे धीरे में बताया जा रहा है कि भाई 1500 BCE के आसपास इंडो आर्यंस भी भारत में घुसे। ये वेस्ट से घुस रहे थे, और जब ये लोग आए तो इन लोगों ने इन लोगों ने भी फैलना शुरू किया। इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी है, कैसे ये लोग पहले स्वात अफगानिस्तान में आए और उसके बाद और एंट्री अंदर लेते हुए ये लोग क्या कहते हैं तुम्हारा दोआब रीजन में सेटल हुए, फिर और फैलते चले गए, धीरे धीरे मिडिल गंगा में गए। तो उसी समय यहां पर भी इंडो आर्यन ट्राइब्स आए होंगे, ये हम मान सकते हैं। जो ट्राइब यहां पर आई उत्तराखंड में, उसका नाम किताबों में बताया जा रहा है खाश, खाश ट्राइब, खश या खाश कहेंगे जहां तक मुझे समझ में आया है, ठीक है। तो ये खश ट्राइब जो है, खाश ट्राइब जो है, ये इंडो आर्यन ट्राइब थी, और ये सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन इस इलाके का बताया जा रहा है। पहले तो कोल लोग थे, कोल जनजाति, उसके ऊपर जो लोग आए उसे कह रहे हैं खाश, और इन्होंने आकर के यहां पर डोमिनेट करना शुरू किया, लोकल इंटरमैरिजेस हुई, और धीरे धीरे ये मिक्स होते चले गए। इन्हें बताया जा रहा है खास ट्राइब। फिर धीरे धीरे जनपद और महाजनपद वाला एरा आने लग गया, पुराण, एपिक्स, ये सब का की रचनाएं हुई। उसमें भी, इन सभी किताबों में भी, लिटरेचर में भी, वैदिक लिटरेचर में भी आपको इस एरिया का जिक्र मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि इस एरिया को जानते हो क्या भूलेंगे? इमेजिन दिस, मतलब इतने वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले भी इस इलाके को हमारे पुराणों में, हमारे एपिक्स में उत्तराखंड के नाम से ही जाना जाता था, और इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, दो हिस्सों में बांटा जा रहा था इसको। जानते हो किसमें? एक हिस्से को कह रहे थे केदार खंड, यही है जो आगे जाकर के गढ़वाल बनेगा, जो कि उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा है। और दूसरे दूसरे मतलब मैं क्या कह रहा हूं, उत्तराखंड के दो हिस्से, एक को बोल रहे हैं वेस्टर्न पोर्शन को बोला केदार खंड, और जो ईस्टर्न पोर्शन था उसको बोल रहे हैं बच्चों मानस खंड। बोले तो आज का कुमाऊं जहां मैं बैठा हूं इस समय, तो केदार खंड,
was गढ़वाल and मानस खंड is your current day कुमाऊं। तो ये दो नाम हमें मिल रहे हैं पौराणिक टाइम्स से। और by the way, I should tell you maybe right at this moment that Kumaऊं and Garhwal are culturally, you know, linguistically very different. इनके अपने काफी अलग अलग रीति रिवाज हैं और ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस हैं। भाषा में काफी अलग है, ये भी मुझे पता चल रहा है लोगों से बातचीत करते करते, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई कुमाऊनी और गढ़वाली ये दो अलग भाषाएं हैं। इनके लिखने का तरीका भी अलग है, अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये इनको हम ग्रुप तो कर दे रहे हैं पहाड़ी भाषाओं में और हिंदी का ही एक डायलेक्ट मान रहे हैं, बट ये हिंदी से काफी भिन्न है। ठीक है, तो इन दोनों एरियाज में कल्चरली और हिस्टोरिकली काफी डिफरेंस रहा है। ठीक है, इस विषय पर शायद आगे और बात करूं, अगर मौका लगा, दिमाग में आया तो जरूर बात करूंगा। बट अभी फिलहाल को बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया तुम्हें कि यहां तक जो है पुराण वुराण में भी इस रीजन का पूरा अच्छा खासा हमको डिपिक्शन मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो ऐसा भी लग रहा है कि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना करी तो वो कहीं उत्तराखंड में ही मौजूद थे, ऐसा भी पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के। जब भाई धीरे धीरे मालूम है मौर्यन टाइम्स आएगा, तो मौर्यन टाइम्स में भी ये रीजन जो है, ये मत समझना कि ये कहीं कटा हुआ था हमारे इतिहास से, नहीं है। हमारे इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ था। ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमें एक अशोक का शिलालेख मिलता है कालसी नाम की जगह पे। कालसी एक देहरादून में एक गांव है, तो वहां पे तुम्हें अशोक का शिलालेख मिलता है, जिसपे तुम मानोगे नहीं, 14 मेजर रॉक डाइट बताए जाते हैं, 14 प्रमुख शिलालेख बताए जाते हैं अशोक के। तो वो 14 लिखे हुए हैं कालसी में। ये दिखाता है कि ये गढ़वाल और उत्तराखंड का जो रीजन है, ये मौर्यन एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तभी तो यहां पे इन्होंने शिलालेख लिखवाए ना भाई अपने, उनके उनके एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ये हम मान सकते हैं मौर्यन टाइम्स में ये। और यहां पर देखो, इससे हमें ये भी एक बात धीरे से पता लग सकती है कि कहीं ना कहीं भाई अशोक तो बुद्धिस्ट थे, थेरावाद इन्होंने अपनाया था, थेरावाद बुद्धिज्म। तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि मौर्यन टाइम्स से ही इस इलाके में बुद्धिज्म धीरे धीरे फैलाया जा रहा था, फैल रहा था। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अच्छा, अब आया पोस्ट मौर्यन टाइम। मौर्यन टाइम्स के बाद पोस्ट मौर्यन टाइम आता है। यहां पर हमें बताया जा रहा है कि यहां पर बेटा कुनिंद नाम का एक राज्य आया। कुनिंद नाम का एक यहां पे मुझे कहना चाहिए एक, क्या कहते हैं, संघ या रिपब्लिक टाइप की एक चीज मौजूद हुई, एक स्टेट बना कुनिंद। 2nd सेंचुरी बीसीई से लेके 3rd सेंचुरी सीई तक ये यहां मौजूद रहा इस इलाके में। शिमला और शिमला नहीं कहना चाहिए, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके में कुनिंद। कुनिंद लोग जो थे ये शुरुआत में तो बुद्धिस्ट थे, लेकिन बाद में इनके कुछ सिक्के हमें मिलते हैं जिसमें शिव अपना त्रिशूल धारण करके बैठे हैं। तो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे यहां पे शैविज्म भी महत्वपूर्ण एक फोर्स के तौर पे उभर रहा होगा। मान सकते हो ना ये भाई? ठीक है, ये थे कुनिंद लोग। फिर आया तुम्हारा गुप्त काल। हमें गुप्त काल के भी यहां पे सिक्के मिलते हैं, दिखते हैं, जो ये अगेन एक बार प्रदर्शित करता है कि ये इलाका हमारे इतिहास से लगातार जुड़ा रहा। ठीक है, गुप्ता के डाउनफॉल के बाद, जैसे कई रीजन्स में हुआ ना कि गुप्ता के डाउनफॉल के बाद लोकल डायनेस्टीज इमर्ज हुई, असम में भी यही देखने को मिलता है, तो वैसे ही यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। गुप्ता की डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद अब हम उत्तराखंड की रीजनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में घुस सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो पहली डायनेस्टी पता चल रही, जिन्होंने कल्चरली बहुत नाम यहां पर बनाया है यार, है ना, बहुत काम किया इनके आर्किटेक्चर में, ये कह रहे हैं कटयूरी, कटयूरी डायनेस्टी। ये कटयूरी डायनेस्टी जो थी, ये शुरुआत में तो कुमाऊं के रीजन से निकली और धीरे धीरे इसने गढ़वाल के भी कई हिस्सों पे अपनी पकड़ बना ली।
कटयूरी डायनेस्टी। और ये मान के चलो करीब ये 750 से लेके एक 1200 तक इन्होंने अच्छा खासा डोमिनेंस पूरे उत्तराखंड में किया है, केवल कुमाऊं या गढ़वाल में नहीं। कटयूरीज they kind of unified the entire कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। दे वर क्वाइट पावरफुल। और ये कटयूरी जो थे, इनके बारे में बताया जा रहा है, देखिए उनका जो फाउंडर थे ना बेटा, ये क्या कहते हैं, इनका नाम बताया जा रहा है वासुदेव, ये इनके फाउंडर थे। और शुरुआती समय में ये लोग बुद्धिस्ट थे, शुरुआती समय में ये बुद्धिस्ट थे, और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय बताए जा रहे हैं, सूर्यवंशी इन्हों बोला जा रहा है कटयूरीज को। लेकिन आदि शंकराचार्य का नाम तुम में से कई लोगों ने सुना होगा यार। आदि शंकराचार्य ने उत्तराखंड के इतिहास में बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने आदि शंकराचार्य का टाइमलाइन है करीब करीब मान लो 800 सीई, और इन्होंने जोशी, ये उत्तराखंड ट्रैवल किया, इन्होंने जोशी मठ बनाया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदि शंकराचार्य ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य के इन्फ्लुएंस में ही कटयूरी राजा धीरे धीरे शिव भक्त बनते चले गए। और देखो इनके जो कटयूरी राजा हैं, इनके जो तमाम राजाएं, जितने सारे राजाएं हैं, तमाम राजाओं का जो टाइटल्स है वो बड़े खूबसूरत खूबसूरत टाइटल्स है यार। तुम सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। इनके टाइटल हमें मिल रहे हैं, देखो, ब्राह्मण परायण, मतलब ब्राह्मण परायण का हो गया ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करने वाला। और दूसरा टाइटल सुनोगे तो बड़ा धीरे से चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी तुम्हारे यार, परम श्रमण रिपु। रिपु का मतलब संस्कृत में होता है शत्रु। और श्रमण कौन होता है जानते हो? श्रमण वर्दी मंक्स, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ थे, जैसे बुद्धा को, महावीर को, और तमाम जितने भी तुम्हारे उस समय के सेक्ट्स थे जो वैदिक अथॉरिटी के खिलाफ थे, उनको कहते थे श्रमण। जैसे आजीविका, चारवाक, इस तरह के तमाम सेक्ट्स थे, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म अकेले ही नहीं थे, तो इन सबको कहते हैं श्रमण। तो ये जो राजा, कटयूरी राजा हैं, ये अपने को कह रहे हैं ब्राह्मण परायण, और कह रहे हैं परम श्रमण रिपु, मतलब श्रमणों का परम शत्रु। तो ये देख सकते हो कि तुम बुद्धिस्ट के ये थोड़ा सा खिलाफ थे कटयूरी राजा। पहले शुरुआत में तो बुद्धिस्ट थे, लेकिन फिर ये शंकराचार्य के इन्फ्लुएंस में शिव भक्त बने, ऐसा हम मान सकते हैं भाई। ठीक है, ये हमने जैसा तुम्हें बताया करीब करीब 1200 तक ये पॉलिटिकल हिस्ट्री डोमिनेट करते हैं। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं इस इलाके में भाई, देवभूमि कहते हैं इस इलाके को यार। सैकड़ों की तादाद में आपको यहां मंदिर मिलेंगे, और बड़े प्राचीन। एक का नाम तो मैं ले ही लेता हूं, वन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जागेश्वर। जागेश्वर में फोटो देखना, अगर मौका लगे गूगल पे गूगल करके, मैं भी थोड़ी बहुत इमेजेस डाल ही दूंगा, आदत से मजबूर हूं। आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि इस इलाके में ट्रैवल करिए कभी, जब भी मौका मत मिले, ठीक है। तो जागेश्वर के आसपास जब आप देखेंगे तो वहां पे भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हैं, और ये कटयूरी राजाओं ने ही इनकी स्थापना करी, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 1150 1200 के आसपास से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया, और कटयूरी डायनेस्टी का डिक्लाइन जब हुआ तो अब क्या होगा? अब तुम देखोगे, अभी तक तो यूनिफाइड हिस्ट्री चल रही थी कुमाऊं और गढ़वाल की, अब धीरे से बटेगी। अब कुमाऊं में अलग एक पॉलिटिकल डायनेस्टीज का जिक्र होगा, और गढ़वाल में अलग होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी तुम्हें थोड़ी से एक दो पॉइंट जरूर बता दूं, ताकि ये कंटिन्यूटी रहे, और तुम्हें इस रीजन का जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री है वो जरूर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो शुरू करते हैं हम कुमाऊं से। ठीक है, कुमाऊं को मैंने बताया ना, कुमाऊं को देखो मानस खंड तो कह ही रहे थे, इसका एक नाम और पता चलता है, वो भी बता देता हूं, इसे कहते हैं कुर्मांचल। अब जैसा कि तुम लोगों को, शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि विष्णु के 10 अवतार, उसमें से एक अवतार का नाम है कुर्म, जो कि टॉर्टिस है। टॉर्टिस बोले तो कछुए का फॉर्म है जो। तो इसे कह रहे हैं कुर्मांचल, मतलब द रीजन ऑफ द कुर्म, द अवतार ऑफ विष्णु। तो कुर्मांचल भी इनको कहा जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग को बताया जा रहा है कि जब कटयूरी सूर्यवंशी थे, कटयूरी का जब डिक्लाइन हो गया, उसके बाद यहां पर धीरे से एक चंद या चांद डायनेस्टी आ रही है, इसे कह रहे हैं चंद्रवंशी। तो चांद डायनेस्टी आ रही है और ये अब 1400 के आसपास से मान के चल सकते हो, ये डायनेस्टी जो है अब पावरफुल हो रही है और ये पूरे कुमाऊं रीजन को, कुर्मांचल को, बोले तो मानस खंड को अब अपने कंट्रोल में रख पाएगी। इनके किंग्स जो हैं ये 1790 तक कुमाऊं को रूल करेंगे। और जब गोरखा, नेपाल का जो किंगडम था जिसे गोरखा किंगडम कहेंगे, वो अटैक करेगा इन पर और इस रीजन को 1790 में फिर जाके चांद डायनेस्टी जो है वो खत्म होगी। तो ये तो छोटी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात हो गई कुमाऊं की। अब जरा एक झलक गोरखा गोरखा कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, गढ़वाल पे, जो वेस्टर्न रीजन है, उस पे देख लो। तो गढ़वाल के बारे में बताया जा रहा है कि भाई कटियूरी का जब डिक्लाइन हो गया, ठीक है, कटियूरी का तो डिक्लाइन हो गया, उसके बाद इस इलाके में, अरे वाह, देख रहे हो बादल ये फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पे, खूबसूरत। तो जब कटियूरी का डिक्लाइन हो गया तो गढ़वाल में हमें बताया जा रहा है कि इट वाज डिवाइडेड इनटू 52 गढ़ प्रिंसिपैलिटीज। गढ़ बोले तो फोर्ट्स, 52 छोटे छोटे किले और उनके आसपास के रीजन बंट गए और उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आ गई भाई, अलग अलग चीफ्स आ गए। इसके बाद यहां पर 15th सेंचुरी में परमार डायनेस्टी, परमार राजपूत हो गए। तो परमार डायनेस्टी के एक राजा बताए जा रहे हैं अजय पाल, जिन्होंने इन 52 गढ़ों को यूनाइट किया, उनको जीता, उनको डोमिनेट किया और वो कहलाने लग गए गढ़वाली, मतलब गढ़ों के रूलर, गढ़वाली। वहीं से गढ़वाल शब्द निकल के आया, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो ये 52 यहां पे अपेरेंटली किले थे गढ़वाल के इलाके में, उनको डोमिनेट कर लिया अजय पाल ने और ये बन गया गढ़वाल किंगडम। परमार डायनेस्टी का था ये भाई, ठीक है, परमार डायनेस्टी का ये गढ़वाल किंगडम बन गया। अच्छा, गढ़वाल में ही एक छोटा सा इलाका है देहरादून। देहरादून के बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बता दूं, वो ये बेटा कि 1675 में, 1675 में, इस समय मुगल शासक थे औरंगजेब। औरंगजेब ने, जो उस समय सिख गुरु थे, उनके बड़े बेटे थे राम राय। तो राम राय, सिख हिस्ट्री की बात यहां पर मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हर राय के बेटे थे राम राय। और राम राय मुगल मनसबदार थे औरंगजेब के कोर्ट में। औरंगजेब चाहते थे कि राम राय अगले गुरु बने, लेकिन राम राय के जो पिताजी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा, तुम तो वहां पे जाके मनसबदार बन गए हो, तुम हमारे खिलाफ रहते हो। उन्होंने दूसरे अपने छोटे बेटे को बना दिया और औरंगजेब ने राम राय को कहा कि अच्छा ठीक है, लड़ो मत, बिकॉज ही अंडरस्टूड द सिख्स वर वेरी पावरफुल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राम राय को इस इलाके में सेटल कर दिया, उत्तराखंड में देहरादून का जो इलाका है। और देहरा का ये वर्ड आ रहा है डेरा से, डेरादून। तो इसको राम राय का डेरा यहां पे सेटल हो गया और तभी शहर बन गया देहरादून या देहरादून। तो 1675, इसके भी देख रहे हो ना, 450 साल पूरे हो रहे हैं, 450 साल पूरे हो रहे हैं देहरादून की स्थापना के। 1675 में औरंगजेब और राम राय जी ने किया था। ये सिखों में गुरु तो नहीं माने जाते, हालांकि कुछ सिख के भी कई सेक्ट हैं, तो कुछ लोग राम राय को भी गुरु मानते हैं। ये आपको मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पे भाई, है ना। और ये राम राय के जो फॉलोअर्स थे ये आए और यहां पर ये सेटल हुए और देहरादून या देहरादून ऐसे स्थापना हुई। ये गढ़वाल के आसपास का इलाका है, ठीक है। अच्छा, अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो गढ़वाल और कुमाऊं में हल्का हल्का क्या हुआ ये मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई देखो, इन दोनों का पड़ोसी राज्य था नेपाल या गोरखा किंगडम।
तो ये जो गोरखा किंगडम थे, जैसे भाई ये गढ़वाल हो गया या ये जो कुमाऊं हो गया, कुमाऊं तो तुम्हारा वसाल थे, ये लोग वसाल थे किसके? मुगलों के। वसाल समझते हो ना, जूनियर मतलब लॉर्ड थे, उनको गिफ्ट विफ्ट देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, टैक्स का एक हिस्सा देते रहे होंगे, है ना। आईने अकबरी पढ़ोगे तो उसमें कुमाऊं माऊ को उनका एक प्रोविंस या सूब वो बताया गया है, क्या कहते हैं, परगना बताया गया, महल बताया गया, सरकार बताया गया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस रीजन को डिफाइन करने के लिए आईने अकबरी में। द पॉइंट बीइंग कि नेपाल का जो किंगडम था, गोरखा किंगडम, ये वसाल थे किन डायनेस्टी या मांचू डायनेस्टी चाइना की, और ये काफी अग्रेसिव पावर थी। हमें बताया जा रहा है कि 1790-91 में इन लोगों ने, इनके रूलर का नाम बताया जा रहा है बेटे बहादुर शाह। शाह टाइटल कॉमन था, ये मत समझना कि शाह टाइटल केवल मुसलमानों ने यूज किया, नहीं, शाह का टाइटल कुमाऊं गढ़वाल नेपाल के रूलर्स ने भी यूज किया, ठीक है। तो ये बहादुर शाह नाम के गोरखा किंग बताए जा रहे हैं नेपाल के, और इन्होंने ये किन डायनेस्टी, मंचू डायनेस्टी जो चाइना की डायनेस्टी थी उसके वसाल थे, और इन्होंने धीरे से इन्वेजन मार दिया किधर? कुमाऊं में। कुमाऊं में इन्होंने इन्वेजन मार दिया, कुमाऊं को इन्होंने कैप्चर कर लिया 1791 में। यही नहीं, 1803 में, 1804 में इन्होंने कुमाऊं के आगे बढ़ के गढ़वाल के भी एरिया को अपने अंदर ले लिया, अपने कैप्चर कर लिया इन्होंने। और इस दौरान अब जो है, जब जब गोरखा ने इस पूरे रीजन को कैप्चर किया, तो उस टाइम पीरियड को 12-14 साल का समय था, जिसे कह रहे हैं गोरख्याल या गोरखियानी। और वो समय काफी बर्बरता के लिए जाना जाता है, काफी ज्यादा टॉर्चर्स हुए, टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दिया गया, राइट। स्लेवरी, दास प्रथा बड़ी कॉमन हुई, यहाँ के लोकल लोगों को पकड़ के लाखों लोगों को दास बना बना करके बेचा गया। इसके भी पूरे साक्ष्य रिटर्न मौजूद हैं। कैन यू बिलीव इट? हरिद्वार में दास बाजार करके एक जगह है, जहां पर गोरखा पकड़ पकड़ के इन लोगों को लाते थे कुमाऊं से और गढ़वाल से, और इन लोग को बेच दिया जाता था, औरतों को, बच्चों को, पुरुषों को। तो ये समय जो है, ये काफी टॉर्टुअस पीरियड रहा होगा इनके इतिहास का, ये हम शायद मान सकते हैं। यही नहीं, मैं यहां पर तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूं, एक छोटी सी बात तुम्हें और बताता हूं, वो ये कि देखो, इस समय जो है ना बेटा, अंग्रेज भी तो भारत में मौजूद थे, अंग्रेज भी इस समय मौजूद थे। 1801 के आसपास, 1801 के आसपास जो नवाब ऑफ अवध थे, थोड़ा सा ज्योग्राफी देखे रहोगे तो मेरी बातें और अच्छी समझ में आएगी। नवाब ऑफ अवध ने अपनी कुछ टेरिटरीज, समझ रहे हैं, अपनी कुछ टेरिटरीज इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, इलाहाबाद और बनारस तो पहले ही दे रखा था ट्रीटी ऑफ बक्सर के समय से, जो 1764 में, ठीक है। 1800 के आसपास, 1801 के आसपास टू बी प्रिसाइज, नवाब सादत अली बताए जा रहे हैं अवध के, इन्होंने और भी काफी सारा रीजन, रोहेल खंड का रीजन, ये ईआईसी को दे दिया, क्योंकि भाई सब्सिडरी अलायंस अलायंस चल रहा था, मालूम है तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत ना, तो उसमें इनकी उधारी हो गई थी, तो उधारी लौटाने के लिए अपनी टेरिटरी देते थे यार ये लोग, राजा नवाब सब उस समय के। तो इन्होंने जो है रोहेलखंड, और रोहेलखंड हो गया बरेली का रीजन, रामपुर का रीजन, और तराई का रीजन, तराई का रीजन इन्होंने जो है अंग्रेजों को दे दिया 1801 में। और इसी समय वहां पे गोरखा भी तो आ गए थे 1790 और 1800 में, हमने तुम्हें बताया। कुमाऊं और गढ़वाल का रीजन इन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये बहुत अग्रेसिव थे गोरखा, ये आगे भी इन्वेड करते थे, ब्रिटिश टेरिटरी हो गई थी ना तराई, तो अब तो ये उसमें भी स्कर्मिशेस मारते थे। अवध के नवाब ने अंग्रेजों को बताया कि यार ये लोग साला बहुत बदमाशी करते हैं यार, कुछ करो इनका। और फिर फाइनली 1814 से लेके 1816 तक एक बड़ी घटना घटी, जिसे कह रहे हैं एंग्लो गोरखा वॉर या एंग्लो नेपालीज वॉर। 2 साल तक ये लड़ाई चली है तकरीबन, और फाइनली 1816 में जाकर के बेटा ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। ये भी अपने इतिहास की एक बड़ी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई।
और इस ट्रीटी में ये फैसला हुआ भाई, गोरखाओं को हरा दिया अंग्रेजों ने, जैसा कि मान सकते हैं भाई इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, लोकल किंगडम्स इनके लिए एशिया के कुछ ज्यादा बड़ा मायने नहीं रख पा रहे थे, के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, और ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हो गई। ट्रीटी ऑफ सुगौली में यह फैसला किया गया कि जो कुमाऊं का रीजन है, ठीक है, और जो गढ़वाल का रीजन है, ये इस रीजन को अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुमाऊं का रीजन और पूरा 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 नहीं, मोटा मोटा गढ़वाल का काफी सारा रीजन मिला करके बना दिया कुमाऊं डिवीजन, ठीक है। और इस पूरा जो रीजन था, जो भाई ये जीत जो ये नवाब ऑफ अवध से ले रहे थे, या आगे जाके मराठों से छीनेंगे, इस पूरे रीजन को बोलते थे, इसका नाम था, ध्यान से सुनना मेरी बात, सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। शुरुआत में इसका नाम रखा गया था सीडेड, जैसे इलाहाबाद, बनारस, रोहेलखंड, तेराई का रीजन, बाद में जो मराठों से इन्होंने जीता, उस सारे रीजन को ये मिला करके बोलते थे सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। तो इन्होंने कुमाऊं डिवीजन को सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस का ही एक डिवीजन बना दिया। और टिहरी गढ़वाल का जो रीजन था, टिहरी गढ़वाल, वहां पे परमार प्रिंसली डायनेस्टी को भी स्टैब्लिश कर दिया, एक प्रिंसली स्टेट बना दिया। तो गढ़वाल के इन्होंने दो हिस्से कर दिए, टिहरी गढ़वाल में एक प्रिंसली स्टेट बना दिया, वही परमार वाला जो गढ़वाल के थे, ठीक है। परमार से वहां पे एक लोकल शासक बैठा दिया गया, प्रिंसली स्टेट बन गया, उसके संग सब्सिडरी अलायंस हो गया। और कुमाऊं और बाकी बचा जो गढ़वाल था, देहरादून और बाकी बचा जो गढ़वाल था, पूरा कुमाऊं के साथ लगा करके बना दिया कुमाऊं डिवीजन। और ये कुमाऊं डिवीजन बना किस राज्य का, जिसे इन्होंने बोला सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंस। आपको मैं बात ये बता दूं जरा सा, प्लीज ध्यान रखेंगे कि यही सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंस है जो बाद में बनेगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनेगा पहले, और फिर बन जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, उसका हिस्सा बना कुमाऊं डिवीजन। अंग्रेज यहां पे स्थापित हुए, यही यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है ना, इसी को बाद में यूपी कहेंगे, और इसी को इंडिपेंडेंस के बाद बोलेंगे उत्तर प्रदेश, राइट। अच्छा, आगे देखो, बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, है ना, कि यहां पर हमने तो बताया अंग्रेज स्थापित हो गए, इनको जो है भाई सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंस का हिस्सा बना दिया गया कुमाऊं डिवीजन, और एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट अलग कर दिया गया, टिहरी गढ़वाल, जहां पे परमार बैठा दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद अंग्रेजी रूल के खिलाफ यहां के लोगों में काफी आक्रोश था। यहां के लोगों ने 1857 की म्यूटिनी में भी एक अच्छी भूमिका निभाई, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए 1857 के रिवोल्ट में। फिर आगे जाके धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल में भी यहां पर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, अच्छा पार्टिसिपेशन यहां से देखने को मिलता है हमें। फ्रीडम मूवमेंट में भी अंग्रेजों ने इस एरिया में काफी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया है यार, जैसा कि तुम मान ही सकते हो ना, उसी के खिलाफ लोग धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल से और जुड़ते चले गए। हालांकि कुमाऊं और गढ़वाल, जैसा हमने देखा कि ये राइवल किंगडम्स थे, बट अंग्रेजों के खिलाफ ये सब धीरे धीरे यूनाइट हुए। और यही नहीं, जैसे तुम देखोगे भाई अंग्रेजों ने क्या कहते हैं, यहां पर भाई रेलवेज इंट्रोड्यूस होने लग गई, इस इलाके में धीरे से आई, लकड़ी काटी गई, यहां से बहुत सारी टिम्बर काटी गई, टिम्बर को नदियों में बहा देते थे और नीचे एक स्टेशन बना दिया जिसे कहते हैं काठ गोदाम। काठ गोदाम, काठ मतलब लकड़ी, गोदाम मतलब गोडाउन, तो वहां पे लकड़ियों के गोदाम होते थे, ऊपर से काट के लकड़ी नदी में बहा देते थे। जंगल बहुत थे भाई यहाँ पे, लकड़ियां काट दी गई सारी, और नीचे बहा करके वो काठ गोदाम में पकड़ लेते थे लकड़ियों को, और उसको फिर टिम्बर को यूज करते थे रेलवे लाइन बनाने में, रेलवे की वो सीटें वीटें बनाने में, और बाकी जो काम होते हैं उसमें। तो टिम्बर का एक इंपॉर्टेंट इन्होंने यहां से इसको वो बना दिया, क्या कहते हैं, टिम्बर प्रोक्योर करने का सेंटर, काठ गोदाम को। काठ गोदाम को कहते हैं गेटवे टू कुमायूं, कुमायूं कह रहा हूं, सॉरी, गेटवे टू कुमाऊं, है ना, हुमायूं याद आ गया पता नहीं कहां से। गेटवे टू कुमाऊं कहते हैं काठ गोदाम को। काठ गोदाम पे ही यहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, आखिरी स्टेशन है,
फिर उसके बाद आपको रोड वोड लेनी होती। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अंग्रेजों ने यहां पर करी। ये भी तुम दिमाग में कहीं पर हल्का सा बैठा लो, तो एक और अच्छी समझ तुम्हारी बनेगी भाई इलाके की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे देखो, यहां से एक और बड़ा नाम है जो मैं जरूर तुम्हारे सामने लूंगा यार। कुमाऊं गढ़वाल की बात करें और जिम कॉर्बेट की बात ना करें तो क्या फायदा फिर। जिम कॉर्बेट कितने बड़े शिकारी थे, राइट। 1944 में, 1944 में इनकी किताब आई थी जिसका नाम था मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिसमें इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए थे कि कैसे इन्होंने कई सारे मैन ईटर्स, जैसे कि एक नाम बताया जाता है चंपावत की शेरनी, जिसने करीब 400 आदमियों को अपना शिकार बनाया था। 400 इंसानों को अपना शिकार बनाया था, 400 से अधिक। कैन यू बिलीव इट। अकेली शेरनी थी, 400 लोग खा गई थी मार के। उसको इन्होंने मारा। इनकी किताब जो आई वो वर्ल्ड फेमस की हो गई। तो वहां से कुमाऊं जो है, मतलब पूरी दुनिया में इसका नाम फैल गया कि भाई ये तो बड़ा गजब का सुंदर। इन्होंने इसकी सीनरी को, यहाँ के लोगों को, कल्चर को भी डिफाइन किया था अपनी किताब में। सो कुमाऊं बिकेम अ ग्लोबल ब्रांड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। 1944 में इनकी किताब आई थी। फिर 1947 में हमें आजादी मिली बेटा। आजादी मिली और धीरे धीरे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल हुआ, और उत्तर प्रदेश बन गया। टिहरी गढ़वाल का जो प्रिंसली स्टेट था वो भी इंडियन यूनियन में आ गया। प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गए, और ये पूरा हिस्सा जो था कुमाऊं और गढ़वाल मिला करके, कुमाऊं डिवीजन बना करके, है ना, इसको डाल दिया गया कहां पर। इसको डाल दिया गया बेटा तुम्हारा उत्तर प्रदेश में। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डाल दिया गया, है ना। ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया यार, कितने सारे स्टेट ऐसे ही बना दिए गए थे। अंग्रेज तो सब अपनी सहूलियत के लिए कर रहे थे। उनको कल्चर, लैंग्वेज, इस ज्योग्राफी से कहां कोई फर्क पड़ रहा था। तो खैर, गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने, वो यहीं से थे, उत्तराखंड से थे। अल्मोड़ा की पैदाइश थे इनफैक्ट, वो कुमाऊनी थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ के लीडर्स ने नेशनल लेवल पे भी बड़ा रोल प्ले किया है। गोविंद बल्लभ पंत इज अ बिग नेम, इज अ बिग नेम, राइट। और ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के संग मिल करके इनकी हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस दौर में आगे बढ़ी। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ के लोगों को भाई अच्छा नहीं लग रहा था उत्तर प्रदेश का साथ। उत्तर प्रदेश का साथ मतलब उत्तर प्रदेश का पार्ट बन के रहना, ये बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। ये भी बात सच है। इनका अलग कल्चर, इनकी अलग लैंग्वेज, इकोनॉमिक लाइवलीहुड के तरीके अलग। इनको ये लगता था कि प्लेन्स के लोग यहां पर आके डोमिनेट करते हैं, हमारे कल्चर को नहीं समझते हैं। यहां पर महिलाओं की बहुत इंपॉर्टेंस है। महिलाएं यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट है सोसाइटी का। वो उतनी डोसाइल नहीं है जैसे प्लेन्स में होती। प्लेन्स में तो महिलाएं भाई थोड़ा सा पेट्रियार्की ज्यादा है प्लेन्स में। हिल्स में पेट्रियार्की नहीं है। महिलाएं यहां पर बराबरी से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर एक एक्टिविटी में शामिल है, राइट। तो ये सारे जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, लिटरेसी, लिटरेसी भाई यहाँ की लिटरेसी बहुत अच्छी है, प्लेन्स की उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारे जो डाइकोटमीज थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, ये लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और हमें बताया जा रहा है कि बेटे 1979 में एक उत्तराखंड क्रांति दल बना, जिसका लक्ष्य था कि किसी तरह से हम उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेटहुड दिलवाएं यूपी से अलग करके। इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। शुरुआती दौर में चाहे जितनी भी मतलब पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, यू नो, नेशनल पार्टीज बोले तो बीजेपी, कांग्रेस, स्टेट लेवल पार्टीज बोले तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने इनकी डिमांड को सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट इनकी डिमांड को कर्ब करने की भी काफी सारी कोशिश करी गई। ये समझ लो बेटा कि 1994 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट रामपुर में चल रहा था कि भाई हमें अलग स्टेट दीजिए। और उसके ऊपर उस समय की समाजवादी सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने ओपन फायरिंग करा दी। इसे कहते हैं रामपुर तिराहा मैसेकर। 15 के आसपास लोगों को मार दिया। यही नहीं,
कई औरतों का बलात्कार किया गया, रेप किया गया। और इस वजह से मतलब यहाँ के लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया कि यार मतलब आप मेरी बात मान भी नहीं रहे हो और उल्टा हमको कुछ मांगने पर आप इस तरह की हरकत हमारे संग कर रहे हैं। और वहां से जो है डिस्टेंस और बढ़ गया लोगों को। अब लोगों के दिमाग में आ गया कि अब तो हमें अलग स्टेटहुड चाहिए ही चाहिए। 2 अक्टूबर, सोचो गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1994 को यह हुआ था, रामपुर तिराहा मैसेकर, जिसमें 15 लोग मरे और काफी सारे और भी दुष्कर्म यूपी पुलिस ने और एजेंसीज ने किए। ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब लोगों को समझ में, जब भाई नो व्हेन एवरीबॉडी वाज, जब सबने एक होकर के कहा कि नहीं भाई हमें उत्तराखंड चाहिए, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एनी मोर, तो फाइनली फिर जब राजनाथ सिंह बीजेपी की सरकार आई 2000 में, ईयर 2000 था, 25 साल हो गए ना, तो 2000 में बेटा इन्होंने कहा कि हम 3 नए स्टेट बनाएंगे। भारत में कई जगह से ऐसी डिमांड चल रही थी, तो इन्होंने 3 स्टेट बनाने की घोषणा करी। 1996-7 के बाद से बातें शुरू हो गई थी, तो इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम पे फोकस करना, इन्होंने कहा हम बनाएंगे उत्तरांचल, उत्तराखंड नहीं बनाएंगे, उत्तरांचल नाम देने की बात करी इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे एक स्टेट वनांचल, झारखंड नहीं बनाएंगे, बोला वनांचल बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ नहीं, नाम बोला दक्षिण कोशल बनाएंगे, दक्षिण कोशाल। तो जब इन्होंने ये 3 नाम प्रपोज किए तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। झारखंड वालों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा था। उन्होंने कहा भाई झारखंड हमारा नाम है, कल्चरली सही, कल्चरली आप वनांचल करके उसे जबरदस्ती संस्कृताइज क्यों कर रहे हो, आर्यन इन्फ्लुएंस क्यों डाल रहे हो। यही बात छत्तीसगढ़ के लोगों ने कही कि ये दक्षिण कोशाल क्या है, नहीं आप इसे छत्तीसगढ़ कहिए, ये हमारा लोकल ट्रेडिशन कल्चर से मिलता जुलता नाम है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का तो नाम वही पड़ा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन्होंने वो वाला प्लान ड्रॉप कर दिया, वनांचल और दक्षिण कोशाल। लेकिन उत्तराखंड का इन्होंने नाम उत्तरांचल रख दिया। शुरुआत में लोगों ने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, लोगों को लगा कि ठीक है इट्स ओके, बट ग्रेजुअली पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट होने लगी। लोगों को उत्तरांचल नाम से समस्या होने लगी कि भाई आप जबरदस्ती संस्कृत का इन्फ्लुएंस, आर्यन इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जब नाम उत्तराखंड था हमेशा से, पूरे टाइम से उत्तराखंड, पुराणों में भी उत्तराखंड लिखा है, तो आप उसको उत्तरांचल क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती ज्यादा संस्कृताइज क्यों कर रहे हो। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई और फाइनली 2006 के अंत में इसका नाम उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड किया गया और वही नाम है जिससे अब ये जाना जाता है। इसके कई बड़े बड़े क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए हैं, मुख्यमंत्री। मैं 1-2 नाम ले लेता हूं तुम्हारे सामने ताकि इतनी जानकारी और कंप्लीट हो जाए। एक बड़ा नाम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का है एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस एरिया की एक बड़ा रोल प्ले किया है। कुछ मूलभूत रिफॉर्म्स लेकर के आए एनडी तिवारी, सीनियर लीडर थे। इसके बाद यहां पर एक और बड़ा नाम है खंडूरी, बीसी खंडूरी। ये रिटायर्ड आर्मी मैन थे और बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी में लोकायुक्त बिल लेके आए, लोकपाल बिल लेके आए और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री गवर्नेंस में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। तो इनके यहाँ पे जब तुम लोकल लोगों से बात करोगे तो वो लोग इन 2 लोगों का नाम बहुत लेते हैं, एक एनडी तिवारी और एक बीसी खंडूरी। वो ये मानते हैं कि भाई ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया हमारे इलाके के लिए, ठीक है। इनके कल्चर का थोड़ा बहुत अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो भाई जीआई टैग्स इनके काफी हैं, राइट। उत्तराखंड के जीआई टैग्स बहुत सारे हैं यार। गौहत करके एक बहुत खूबसूरत दाल यहाँ बनती है, वो भी खा के देखना कभी मौका मिले। पहाड़ी दाल, ठीक है, गौहत कहते हैं, अच्छी दाल होती है, टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। इस इन्वायरमेंट में खाओगे तो गर्मी आती है ऐसा कहते हैं लोग। एक आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग फॉर्म है, जो लाल दीवार पे राइस के पेस्ट से बनाते हैं, जिसे कहते हैं आइपन। आइपन
नाम थोड़ा गलत बोल रहा हूँ मुझे मालूम है। इसे क्या कह रहे हैं? आईपन। आईपन। मैं बार बार देख रहा हूँ कि मेरी कहीं माइक का चार्ज तो नहीं खत्म हो गया, नहीं तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आईपन जो है ना बेटा, ये भी बड़ा ही एक सुंदर आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग है, तुम्हें देखने को मिलेगी। राइस के पेस्ट से डिजाइन बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है। इनका एक डांस फॉर्म है जिसे कहते हैं हरुल, वो भी बड़ा सुंदर नाटी की तरह ही होता है। ऐसे कमर के में हाथ बांध के ऐसे ऐसे डांस करते हैं, बड़ा प्यारा सा। जैसे हिमाचल में नाटी होता है, गढ़वाल में भी नाटी होता है, वैसे ही हरुल भी एक डांस है इसी इलाके का। आदमी औरत साथ में मिलके करते हैं। भाषाएं मैंने तुम्हें बताया भाई, कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है। देहरादून के आसपास, देहरादून के आसपास जौनसरी करके एक भाषा है, वो बोली जाती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा हिमाचली टच भी है। ग्रामर उसकी थोड़ी हिमाचली से मिलती है। जौनसरी भाषा, ये जौनसार लोग हैं वो बोलते हैं। ये जौनसार अपने को मानते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत सा एक एरिया है, बहुत ही रिच डाइवर्स एरिया है यार, है ना। भारतवर्ष तो जानते ही हो कितनी डाइवर्सिटी है। तो इतनी छोटी सी थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं जो मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे संग शेयर करूंगा तो तुम उसका आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक अच्छा इस्तेमाल जरूर कर पाओगे। एंड ऑन दैट नोट, फ्रॉम अ ब्यूटिफुल प्लेस, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।